हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स यानी ऊर्जा आरेखों के संबंध में कुछ और बातें। इससे पहले एक और वीडियो हमने देखा था जिसमें ऊर्जा आरेख के बारे में हमने जाना था, लेकिन वो एक चरण में संपन्न होने वाली यानी वन स्टेप रिएक्शंस के ऊर्जा आरेख यानी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के संबंध में था। आज हम पढ़ते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस यानी एक से अधिक चरणों में बहु चरण वाले जो रिएक्शंस होते हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या उनकी जो ऊर्जा आरेख होती है वो किस प्रकार की होती है वो देखने के लिए number of steps in an energy profile diagram is equal to the number of steps in the रिएक्शन। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको जाननी चाहिए वो है नंबर ऑफ पीक्स, यानी किसी भी ऊर्जा आरेख में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जितने शीर्ष होंगे। देखिए, अगर 3 शीर्ष हैं तो 3 स्टेप में वो रिएक्शन पूरा होगा। ठीक उसी तरह से अगर 2 शीर्ष हैं तो 2 चरणों में पूरा होगा, या फिर 1 2 3 4 शीर्ष हैं तो 4 चरणों में वो अभिक्रिया पूरी होगी। तो इस प्रकार से जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसमें नंबर ऑफ पीक्स यानी शीर्ष की संख्या के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि उस रिएक्शन में, संबंधित रिएक्शन में या कंसर्न्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स यानी चरणों की संख्या, कितने चरणों में वो अभिक्रिया जो है वो पूरी हो रही है। More deep the energy well in the energy profile diagram, it means that the intermediate is more stable। जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो नंबर ऑफ पीक्स आपको जाननी चाहिए। देखने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते ही हमको नंबर ऑफ पीक्स दिख जाएंगे। नंबर ऑफ पीक्स देखते ही हम पता कर सकते हैं कि कितने चरण है उस अभिक्रिया में। और दूसरी चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते ही पता पड़ जाएगी वो है कि जो ये पीक्स हैं, 2 पीक्स के बीच की जो दूरी है, जो जगह है इन दोनों के बीच में, इसे एनर्जी वेल कहा जाता है या इसको कहते हैं ऊर्जा कूप। ऊर्जा कूप कहा जाता है उसको, एनर्जी वेल यानी ऊर्जा कूप। तो ये जो ऊर्जा कूप है या एनर्जी वेल है वो कितना डीप है, कितना गहरा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मध्यवर्ती बनने वाला है वो कितना स्थायी है या नहीं है। देखिए कि आपने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें भी ये चीज़ देखी थी कि देखिए, इंटरमीडिएट जब बनता है तो 2 स्टेप कम से कम चाहिए होते हैं। अगर इस प्रकार का एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है और दूसरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो ऐसे है, तो इन दोनों को देखकर आप आराम से कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा कूप है ये गहरा है और ये जो ऊर्जा कूप है ये गहरा नहीं है। ये डीप है, ये डीप वेल है, गहरा वेल है, और ये डीप वेल नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि दोनों में ही 2 पीक्स हैं, यानी 2 चरणों में 2 स्टेप्स में रिएक्शन पूरा हो रहा है। और साथ ही साथ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है एनर्जी वेल का, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनने के को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा, और ये इंटरमीडिएट जो होगा, क्योंकि ऊर्जा को या एनर्जी वेल गहरा नहीं है, डीप नहीं है, इसलिए ये अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल होगा। तो ये दोनों बातें जो है, नंबर ऑफ स्टेप्स और स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, चरणों की संख्या, अभिक्रिया में चरणों की संख्या और मध्यवर्ती का स्थायित्व, ये दोनों ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या ऊर्जा आरेख को देखते ही हमें पता पड़ जाता है। 2 or more step reactions show 1 or more energy wells in the energy profile diagram। देखिए, अगर 2 चरणों में कोई अभिक्रिया या कोई रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी हो रही है तो वो एक एनर्जी वेल दिखाएगा। ज़्यादा स्टेप्स में पूरी हो रही है कोई रिएक्शन तो वो एक से ज़्यादा एनर्जी वेल या ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। जितने स्टेप्स होंगे, अगर स्टेप्स की संख्या n है तो इंटरमीडिएट की संख्या होगी n-1, क्योंकि 2 चरणों के मध्य में इंटरमीडिएट बनता है। उसी तरह से स्टेप्स की संख्या अगर n होगी तो शीर्ष की संख्या भी n होगी और एनर्जी वेल की संख्या n-1 होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये खास तौर से तब यदि आप
कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है एनर्जी ऊर्जा आरेख के बारे में या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो हम इन बातों को जो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर हम ये एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। पहला केस हमारे स्क्रीन पे है। इसमें देखिए ऊर्जा, ये पोटेंशियल एनर्जी है या स्थितिज ऊर्जा है अभिक्रिया के सिस्टम की या रिएक्शन जो सिस्टम है उसकी। और आप ये देख सकते हैं कि इधर के साइड में जो है एक्स एक्सिस में ये टाइम या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया जो हो रही है वो अभिक्रिया का प्रोग्रेस या उसके होने का जो समय है वो इस दिशा में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो अभिक्रिया जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो अभिक्रिया इस दिशा में संपन्न हो रही है। देखिए इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखते ही हमें ये पता पड़ता है कि दो शीर्ष हैं, इसके अंदर दो शीर्ष हैं, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है। देयर आर टू पीक्स, तो दो पीक हैं, तो उसका मतलब ये टू स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जितने संख्या में पीक्स होंगे उतने ही स्टेप्स में वो रिएक्शन पूरा होगा। सो इट इज़ अ टू स्टेप रिएक्शन एंड टू स्टेप रिएक्शन बिकॉज टू पीक्स इन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो क्योंकि दो चरणों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, क्योंकि इसके एनर्जी प्रोफाइल या ऊर्जा आरेख में दो शीर्ष हैं, दो पीक्स हैं। डेल्टा एच इज़ नेगेटिव। देखिए ये डेल्टा एच का मान है, यहाँ पर रिएक्टेंट की ऊर्जा ज़्यादा है और प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है। हमको मालूम है कि फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है जब भी डेल्टा का वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जो ये कम है, कम माइनस ज़्यादा वैल्यू अगर निकालेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब आते हैं तो कुछ ऊर्जा बाहर निकल रही है सिस्टम में से, और इसीलिए ये एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट स्टेप एंड इट इज स्टेबल। ये भी देख रहे हैं कि पहले चरण के आखिर में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप है, यहाँ फर्स्ट स्टेप खत्म हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड स्टेप है। देखिए इस जगह तक पहला स्टेप पूरा होता है और यहाँ से यहाँ तक सेकंड स्टेप पूरा होता है। तो पहले स्टेप के आखिर में ऊर्जा कूप है, एनर्जी वेल है और ये मध्यवर्ती की स्थिति है। ये जो पोर्शन है, ये जो जगह है, पॉइंट है, वो मध्यवर्ती का बनना प्रदर्शित करती है। इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज स्टेबल। इंटरमीडिएट जो है वो स्थायी है, क्योंकि ऊर्जा कूप जो है वो गहरा है, डीप है, एनर्जी वेल इज डीप, तो इसलिए इंटरमीडिएट स्थायी है या स्टेबल है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हाई। देखिए दो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, एक तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये मतलब जो रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच में जो अंतर है वो सक्रियण ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा यहाँ पर इतना है, और देखिए दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है इंटरमीडिएट से और उसका ट्रांजिशन स्टेट ये है। दोनों ही स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था बनेगी। संक्रमण अवस्था हर रिएक्शन में बनेगी, मध्यवर्ती जो है हर रिएक्शन में नहीं होता है। मध्यवर्ती तभी होता है जब एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं रिएक्शन में। तो देखिए संक्रमण अवस्था और स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके बीच की दूरी यहाँ इतनी सी है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेकंड स्टेप के लिए सक्रियण ऊर्जा इतनी सी है, और जबकि पहले स्टेप के लिए सक्रियण ऊर्जा इतनी ज़्यादा है जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ जाके फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ, नहीं सॉरी, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ से ट्रांजिशन स्टेट है। और यहाँ जो सेकंड स्टेप स्टार्ट हुआ और उसका ट्रांजिशन स्टेट ये है। तो सेकंड स्टेप और ट्रांजिशन सेकंड स्टेप के स्टार्टिंग यानी मध्यवर्ती और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो एनर्जी में अंतर है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी सी है। और जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ और उसका ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियणकारी ऊर्जा पहले स्टेप के लिए वो ज़्यादा है और दूसरे स्टेप के लिए वो कम है। तो इसी वजह से सक्रियण ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितना ज़्यादा होगा, वो स्टेप उतना स्लो होगा। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप इज स्लो बिकॉज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हाई एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लेस या लो।
फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये सीधी सी बात है कि जैसे ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी और वो स्टेप स्लो होगा, तो ये स्टेप स्लो है तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या अ, अभिक्रिया गति निर्धारण चरण है। ये फर्स्ट है गति निर्धारण चरण, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, धीमी गति का चरण है। धीमी गति का चरण इसलिए है क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई है, सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है। एनर्जी वेल इज डीप, दैट मीन्स इंटरमीडिएट इज स्टेबल। ऊर्जा कूप जो है वो गहरा है, इसीलिए मध्यवर्ती जो यहाँ बन रहा है पहले स्टेप के आखिर में, पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक, तो उसके आखिर में जो मध्यवर्ती बन रहा है वो स्थायी है। तो इस प्रकार से हम जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको पॉइंट्स में लिखें तो बेहतर होगा एग्जामिनेशन के लिए। ये हमारे पास दूसरा केस है। इसमें देखिए ऊर्जा जो हमें इससे पहले और जो हमने देखा है डायग्राम जस्ट केस वन में अभी देखा है, उसमें और इसमें जो खास अंतर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो ऊर्जा कूप है वो कम गहरा है, जिससे ये पता पड़ता है कि ये जो मध्यवर्ती पहले स्टेप के आखिर, पहला स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, तो पहले स्टेप के आखिर में जो मध्यवर्ती बन रही है वो मध्यवर्ती जो है ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि सक्रिय ऊर्जा जो है मध्यवर्ती और ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा का अंतर है, तो एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड स्टेप का बहुत कम है, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट स्टेप है ये सक्रिय ऊर्जा जो है रिएक्टेंट से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक जो एनर्जी का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी पहला स्टेप स्लो है। अगर पहला स्टेप स्लो है, दूसरा बहुत फास्ट है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, उसके तुलना में एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा जो है इस अभिक्रिया की सेकंड स्टेप की बहुत कम है। तो ये सारी बातें। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है उसकी ऊर्जा कम है और प्रोडक्ट की ऊर्जा ज़्यादा है, तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि डेल्टा एच या कोई भी डेल्टा हम निकालते हैं तो वो फाइनल यानी लास्ट स्टेज है प्रोडक्ट, और इनिशियल यानी स्टार्टिंग वो है जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी को करके दोनों से माइनस करके हमने डेल्टा एच निकाला है, तो P माइनस आर का निकाला है, तो फिर हमें डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव मिला है, या एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, देखिए डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो जो डेल्टा जी का मान नेगेटिव कैसे होगा? डेल्टा जी का मान नेगेटिव ऐसे होगा कि ऐसे में जो डेल्टा एस है उसका मान बहुत हाई होना चाहिए। तो गिब्स फ्री एनर्जी में डेल्टा एस का मान हाई होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी हमने इससे पहले पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं यहाँ पर कि ये रिएक्शन सामने की दिशा में तभी होगी जब डेल्टा एस का मान जो है वो ज़्यादा होगा, यानी -d डेल्टा एस का मान इतना ज़्यादा होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी जो फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होगी। तो फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव डेल्टा एस का मान ज़्यादा किस लिए होगा? तब जब जो प्रोडक्ट्स जो है वो गैसीय हों, गैसियस हों, पहली बात। दूसरी बात है कि प्रोडक्ट की संख्या, जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो रिएक्टेंट की संख्या से ज़्यादा हो, या फिर अगर प्रोडक्ट ये जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड है तो ये गैसियस हो, और अगर ये गैसीय ही है तो यहाँ पर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या से ज़्यादा हो। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से डेल्टा एस का मान जो है बढ़ सकता है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या सामने की दिशा में जा सकती है, जिससे कि उत्पाद बन सकता है। चलिए आप हम देख लेते हैं यहाँ पॉइंट्स हमें क्या लिखने हैं। इट इज़ अ टू स्टेप रिएक्शन बिकॉज देयर आर टू पीक्स। ये दो चरणों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर दो एनर्जी प्रोफाइल या ऊर्जा आरेख में दो शीर्ष, दो पीक्स हैं। डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ये तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, इसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल, मध्यवर्ती जो है वो अनस्टेबल है बिकॉज एनर्जी वेल इज नॉट डीप, क्योंकि जो ऊर्जा कूप है वो गहरा नहीं है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्टेप 1 इज ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्टेप 2। तो ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फर्स्ट स्टेप का है और वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेकेंड स्टेप से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसीलिए पहला जो चरण है वो धीमी गति का चरण होगा और वो गति निर्धारक चरण या RDS होगा।
एनर्जी वेल इज़ नॉट डीप, दैट मीन्स इंटरमीडिएट मे गो बैक टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। क्योंकि एनर्जी वेल डीप नहीं है तो एक चांस ये भी है कि ये वापस प्रोडक्ट मे गो बैक टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो एनर्जी वेल डीप नहीं है, इंटरमीडिएट में गो बैक टू फॉर्म रिएक्टेंट्स होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी वो ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ की दूरी कम है। तो जो अभिक्रिया है वो सामने की दिशा में आसानी से होगी। तो ये जो अनस्टेबल है इंटरमीडिएट वो फट से प्रोडक्ट बनाएगा, ना कि फट से रिएक्टेंट बनाएगा। अगर ये इस तरह से होता, देखिए अगर ये वाली जो पोर्शन है उसका एक और चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि खूब खूब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई है और यूं है। तो ऐसी स्थिति में जो रिएक्शन होती, यहाँ जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है, ऊर्जा खूब गहरा नहीं है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। तो उस ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का ऊर्जा आरेख आपको मिले तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे जो इंटरमीडिएट है वो रिएक्टेंट बना सकता है। लेकिन ये स्थिति यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ पर ये पास है, ये ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कम है, यानी सक्रियणकारी ऊर्जा जो इंटरमीडिएट को यहाँ से प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए वो कम है। इसलिए जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होने के बावजूद सामने की दिशा में जाएगा ज़्यादा और यहाँ बैक साइड में ये कम जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट है उससे जो पीक्स हैं एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कितनी ज़्यादा चाहिए उतना स्लो होगा, और कितनी कम चाहिए, जितनी भी कम चाहिए होगी वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा केस देखते हैं। देखिए यहाँ पर देर आर टू पीक्स, हेंस इट इज़ अ टू स्टेप रिएक्शन। दो शीर्ष दिख रहे हैं, दो स्टेप रिएक्शन है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ वन इज लेस देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टू स्टेप, सेकंड स्टेप। देखो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पहला स्टेप का है, पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक खत्म होता है, दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होती है। तो पहले स्टेप का जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कम है और दूसरे स्टेप का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए ये स्टेप जो होगा वो जो है फास्ट स्टेप होगा और ये स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होगा। तो सेकंड स्टेप जो है, द्वितीय चरण जो है वो गति निर्धारक चरण है, क्योंकि ये स्टेप स्लो है, क्योंकि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियणकारी ऊर्जा जो है वो ज़्यादा है। स्टेबल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट स्टेप। तो पहले स्टेप के आखिर में जो इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनता है वो स्थायी है, क्योंकि ऊर्जा कूप जो है वो गहरा है। डेल्टा एच इज नेगेटिव, दिट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी जो है यहाँ पर डेल्टा एच से दिखाई गई है, तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मान नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये लेस माइनस मोर, तो नेगेटिव आएगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में भी रिवर्सिबल, पहला स्टेप जो है वो रिवर्सिबल हो सकता है। क्यों हो सकता है? अभी आपको बताया था मैंने कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए। यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ से अगर यहाँ जाएं तो कम एनर्जी चाहिए। उसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ जाना आसान है, तो पहला स्टेप रिवर्सिबल हो सकता है। तो ये इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से ये सूचना भी हमें मिलती है। चौथा केस देखते हैं। देखिए चौथा केस ये थ्री स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर तीन पीक्स हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम है रिएक्टेंट से, तो इसलिए ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप की सबसे ज़्यादा है, सेकेंड स्टेप की उससे थोड़ी सी कम है, और सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप की उससे भी कम है। तो जिससे हमें ये पता पड़ता है जो फर्स्ट स्टेप है सबसे ज़्यादा स्लो होगा, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन या सक्रियणकारी ऊर्जा ज़्यादा है, तो ये स्लो होगा। और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी गति निर्धारक चरण ये फर्स्ट स्टेप होगा। टू इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। आप देख सकते हैं कि तीन चरणों में संपन्न है। पहला चरण यहाँ से यहाँ तक, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक, तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक। तो पहले और दूसरे चरण के आखिर में दो मध्यवर्ती बनते हैं, और ये दोनों मध्यवर्ती स्थायी हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा कूप है ये उथले नहीं हैं, गहरे हैं। इंटरमीडिएट्स आर स्टेबल। डेल्टा एच इज नेगेटिव, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज फेवर्ड। क्योंकि डेल्टा एच का मान काफ़ी अच्छा नेगेटिव है, इसलिए अभिक्रिया जो है सामने की दिशा की ओर, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का बनना फेवरेबल होगा।
कैटालाइटिक रिएक्शन देख लेते हैं। कैटालाइटिक यानी उत्प्रेरकीय अभिक्रिया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दिखाई गई है, टाइम इस साइड में दिखाया गया है, जैसा कि हर ऊर्जा आरेख में या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना, और फास्ट कर सकते हैं जब ट्रांजिशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए, या सक्रियणकारी ऊर्जा का मान जो है अगर घट जाता है तो। साथ ही साथ ये जानना ज़रूरी है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट के साथ एक अलग से कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए जो इसका पाथवे, इसका जो पथ होता है अभिक्रिया का, वो साधारण जो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के जो अभिक्रिया होती है उसके पथ से उत्प्रेरक वाली जो पथ होती है अभिक्रिया की, वो दोनों डिफरेंट होती है। यहाँ देखिए अगर कैटलिस्ट नहीं लिया, उत्प्रेरक नहीं लिया, तो संक्रमण अवस्था बनी है, एक चरण में वो अभिक्रिया पूरी हो रही है। लेकिन अगर हमने कैटलिस्ट लिया या उत्प्रेरक लिया तो दो पीक्स आ रहे हैं, यानी दो चरणों में संपन्न हो रही है अभिक्रिया और एक मध्यवर्ती बन रहा है। मोरोवर इसके अलावा जो सक्रियणकारी ऊर्जा या जो एक्टिवेशन एनर्जी है, देखिए यहाँ विदाउट कैटलिस्ट कितनी हाई है, और जबकि यहाँ पर जो कैटलिस्ट के साथ, उत्प्रेरक के साथ जो ये सक्रियण ऊर्जा है उसका मान कम हो जाता है। इस वजह से जो है कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन या उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। कैटलिस्ट ब्रिंग डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है सक्रियणकारी ऊर्जा का मान घटा देती है, यानी उत्प्रेरक जो है वो सक्रियणकारी ऊर्जा का मान या ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है उसको घटा देती है। एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन द सेम। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी जो अभिकारक और उत्पाद, उन दोनों की जो ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कैटलिस्ट फॉर्म डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेज एंड डिफरेंट इंटरमीडिएट्स। उत्प्रेरक जो हैं भिन्न प्रकार के संक्रमण अवस्थाएं और भिन्न प्रकार के मध्यवर्ती बनाते हैं, जो कि बिना कैटलिस्ट के संभव नहीं है। पाथ ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट विद कैटलिस्ट। अभिक्रिया का जो पथ होता है वो कैटलिस्ट के साथ अलग पथ होता है, अभिक्रिया की अलग तरह से वो अग्रसर होता है, और जो कैटलिस्ट के बिना जो अभिक्रिया होती है वो एक डिफरेंट टाइप से या भिन्न प्रकार से अग्रसित होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन से लेकर एमएससी तक इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है आज के इन्फॉर्मेशंस आपको समझ में आई होंगी। इजी है बहुत, नोट्स बनाते रहिए, पॉज करके वीडियो देखें और नोट्स बनाएं। हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में जो बात कही गई है उसको हिंदी में ही लिखें, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखें। जहाँ तक हो सके इंग्लिश में अगर आप इजीली लिख सकते हैं तो लिखें, वरना इसकी चिंता ना करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। डाउट हो तो ज़रूर पूछें, लेकिन रिपीट करने के बाद, रिपीटेड वीडियो देखने के बाद ही डाउट पूछें, उससे पहले नहीं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।